आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है अध्याय 11 पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले हम पूर्ति की धारणा क्या होती है। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतें हो सकती हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। तो इन विभिन्न कीमतों पर जो उत्पादक जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार रहता है उसे उस वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। परिभाषा थॉमस के अनुसार वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब आता है पूर्ति और स्टॉक में अंतर। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। आम बोलचाल की भाषा में पूर्ति तथा स्टॉक शब्द का प्रयोग एक ही अर्थों में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अर्थशास्त्र में भी सप्लाई वर्ड का एक अलग मीनिंग है, स्टॉक वर्ड का एक अलग मीनिंग है, परंतु आम बोलचाल में हम एक ही मीनिंग लेते हैं। तो हम इन दोनों में अंतर को समझते हैं। स्टॉक क्या होता है? किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की उस कुल मात्रा को बतलाता है जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है, जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो कि विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो जो विक्रेता उसके जो गोदाम में जितना भी माल पड़ा है, गोदाम में, उसके स्टोर में, उसके वेयर हाउस में जितना भी माल पड़ा है वो उसकी कहलाता है स्टॉक। अब व्यापारी क्या क्या करते हैं भाई, इकट्ठा माल ले लिया ताकि उनको सस्ता पड़े, फिर उनको बाजार में वो कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं और उस स्टॉक में से, उस गोदाम में से थोड़ा थोड़ा माल लेकर अपनी दुकान पर बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं। वो सारा माल एक साथ नहीं बेचते, वो क्या करते हैं, कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं और जैसे कीमत उनके अनुसार होती जाती है, बढ़ती जाती है, वो उसके हिसाब से अपना धीरे धीरे इस गोदाम में से माल लाकर बेचते रहते हैं। तो आसान शब्दों में कहें, व्यापारी के पास गोदाम में जितना भी माल पड़ा वो उसका स्टॉक है और उस गोदाम में से जितना माल वो बेचने के लिए निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है उसे उस वस्तु का पूर्ति कहते हैं। अब इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विक्रेता के पास जनवरी 2021 में गेहूं का स्टॉक 100 टन है। भाई 100 टन जो गेहूं है, गेहूं के जो कट्टे हैं, बोरी हैं, उसने अपना गोदाम में रख रखी है और जो गेहूं की कीमत है वो 1500 रुपये प्रति क्विंटल है। अब इस कीमत पर विक्रेता केवल 20 टन गेहूं बेचने के लिए तैयार होता है। भाई उसको ये लग रहा है कि कीमत और ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस 1500 रुपये कीमत पर वो केवल कितना माल बेचता है, 20 टन। तो गेहूं की पूर्ति है वो केवल कितनी कहलाएगी, 20 टन ही कहलाएगी। गेहूं का स्टॉक कितना है, 100 टन। गेहूं का स्टॉक है 100 टन और उसमें से कितना बेचने के लिए तैयार हो, केवल 20 टन। तो गेहूं की पूर्ति कितनी होगी, 20 टन। तो स्टॉक है वो पूर्ति से हमेशा ज्यादा होता है, पूर्ति स्टॉक से कम होती है। अब और आगे पढ़ते हैं। यदि कीमत बढ़कर 1700 रुपये प्रति क्विंटल हो जाए तो विक्रेता इस कीमत पर 50 टन गेहूं बेचने के लिए तैयार हो जाए तो गेहूं की पूर्ति कितनी हो जाएगी, कितनी कहलाएगी, 50 टन। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा में अंतर होता है। ये होता है सप्लाई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई या सप्लाइड क्वांटिटी। जिस तरह से मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर होता है उसी प्रकार पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा में अंतर होता है। तो पहले होता पूर्ति की मात्रा क्या होती है। पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी विशेष वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। एनातोल मुराद ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उस वस्तु का विक्रेता एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित बाजार में निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं पूर्ति। पूर्ति क्या होता है।
इसके विपरीत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे, पूर्ति की मात्रा और पूर्ति में डिफरेंस क्या है। पूर्ति में क्या होता है, एक निश्चित समय पर एक ही निश्चित कीमत पर जो बिकने के लिए आ जाए वो पूर्ति। जबकि पूर्ति, सिर्फ पूर्ति का मतलब है कि अलग अलग कीमतों पर एक निश्चित समय में जो मात्रा है, जो विभिन्न जो कीमतें होती हैं उन पर। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत मांग पूर्ति तथा बाजार मांग पूर्ति, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो जिन्होंने मांग वाला पाठ कर रखा हुआ उन्हें सारे चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सिर्फ हमने क्या करना, जहां मांग शब्द था वहां पूर्ति शब्द हुआ है, बाकी काफ़ी चीज़ें सेम टू सेम है। पढ़ते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति क्या होती है। व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की एक विक्रेता द्वारा बाजार में की गई पूर्ति से होता है। भाई व्यक्तिगत पूर्ति यानी कि जो एक आदमी की पूर्ति को दर्शाए या एक विक्रेता या एक फर्म द्वारा की गई पूर्ति को दिखाए तो कहलाता है हमारा व्यक्तिगत पूर्ति। इसके विपरीत बाजार पूर्ति से अभिप्राय है किसी वस्तु के बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा की गई पूर्ति जो उस वस्तु का उत्पादन या बिक्री करते हैं। अब कैसे, ये हमारा कोई वस्तु है, मान लीजिए कपड़ा, ये हमारी एक वस्तु है। तो जो फर्म ए है वो एक्स कीमत पर कितना कपड़ा बेचती है, ये कहलाएगी व्यक्तिगत पूर्ति या इंडिविजुअल सप्लाई। और मान लीजिए फर्म में उस बाजार में 3 फर्में हैं, ए बी और सी, ये तीनों कितने माल बेचती हैं इस एक्स कीमत पर, वो कहलाता है हमारा मार्केट सप्लाई। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या कहें तालिका से अभिप्राय बाजार में एक फर्म या एक विक्रेता की पूर्ति अनुसूची से है। भाई ऐसी अनुसूची या ऐसी तालिका जो एक विक्रेता द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई विभिन्न मात्राओं को दर्शाए वो कहलाएगी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। या अनुसूची शब्द की जगह हम तालिका शब्द का भी प्रयोग है वो कर सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली विभिन्न पूर्ति को प्रकट करती है। तो इसे हम तालिका से स्पष्ट करते हैं। आइसक्रीम की कीमत, आइसक्रीम की कीमत जब 5 रुपये होती है तो उसकी 0 इकाई बेचने के लिए प्रस्तुत होती है, यानी कि 5 रुपये कीमत पर विक्रेता कोई भी आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार नहीं होता। जब कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो वो उसकी 10 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जब कीमत इसी तरह बढ़कर 15 और 20 रुपये बढ़ती जाती है तो विक्रेता है वो अपनी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ाता जाता है, क्योंकि विक्रेता को जितने ज़्यादा कीमत बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा की आपूर्ति करेगा। क्यों, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी विक्रेता का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। अब इस तालिका को एक्सप्लेन करते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है उसकी पूर्ति भी बढ़ रही है। तो याद रखेंगे डिमांड में जो प्राइस और जो डिमांड होता है उनमें होता है नेगेटिव रिलेशन, और प्राइस और सप्लाई में होता है पॉजिटिव रिलेशन। जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई होती है तो उत्पादक आइसक्रीम की कोई भी मात्रा बेचने के लिए तैयार नहीं होता। कीमत बढ़कर जब 10 रुपये हो जाती है तो आइसक्रीम की जो पूर्ति है वो 10 इकाइयाँ हो जाती है। इसी प्रकार कीमत के बढ़ते जाने पर पूर्ति भी बढ़ती जाती है। अतएव इसलिए व्यक्तिगत पूर्ति तालिका या अनुसूची वह तालिका है जो अन्य बातें समान रहने पर एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की कीमत और बेची गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। अब हम अध्ययन करेंगे बाजार पूर्ति तालिका क्या होती है। तो जैसे व्यक्तिगत तालिका होती है वैसे ही हमारी बाजार पूर्ति तालिका होती है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तुओं का उत्पादन करने वाले या आपूर्ति करने वाले सभी फर्मों की पूर्ति की मात्रा का जोड़ है। भाई मान लीजिए बाजार में 5 फर्में हैं तो 5 फर्में जो अलग अलग कीमतों पर जो पूर्ति कर रही हैं उन सब का जोड़ कहलाएगा बाजार पूर्ति। किसी वस्तु का उत्पादन करने वाले सभी फर्मों के जोड़ को उद्योग कहते हैं। अतएव बाजार पूर्ति तालिका समस्त उद्योग की पूर्ति अनुसूची या पूर्ति तालिका होती है। इसे तालिका से स्पष्ट करते हैं।
तो मान लीजिए बाजार में हमने इस उदाहरण में मानना है कि बाजार में आइसक्रीम बनाने वाली केवल 2 फर्म है, 2 कंपनियां हैं, ये पहली फर्म ए और ये दूसरी बी। तो इन दोनों द्वारा जो कीमत विभिन्न कीमतों पर जो पूर्ति की जाएगी उसका योग कहलाएगा हमारा बाजार पूर्ति। कैसे? जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये होती है तो ना तो फर्म ए कोई मात्रा बेचने के लिए तैयार, ना कोई फर्म बी, तो बाजार पूर्ति हो गई हमारी 0। कीमत 10 रुपये होगी तो इस कीमत पर फर्म ए वो 10 इकाइयाँ बेचने के लिए तैयार है और फर्म बी 5 इकाइयाँ बेचती, तो बाजार पूर्ति इन दोनों का योग यानी 15। इसी तरह 15 कीमत पर फर्म ए की पूर्ति 20, बी की पूर्ति 10, तो बाजार पूर्ति इन दोनों का योग हो गई 30। आगे बढ़ते हैं, जब कीमत बढ़कर 20 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, प्रति आइसक्रीम हो जाती है, तो फर्म ए उस पर 30 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है, फर्म बी वो 15 इकाई बेचने के लिए तैयार है, तो बाजार पूर्ति हो गई 45। इन दोनों का योग। तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है पूर्ति भी बढ़ती जाती है। जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई होती है तब कोई भी फर्म आइसक्रीम की पूर्ति नहीं करती। कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो फर्म ए 10 इकाई बेचने के लिए तैयार है, फर्म बी 5 इकाइयों की पूर्ति करती है, अतः बाजार पूर्ति 15 इकाई हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि अन्य बातें समान रहने पर बाजार पूर्ति तालिका किसी वस्तु की कीमत तथा बेची गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। यानी बाजार पूर्ति तालिका उस बाजार में उस वस्तु को बेचने वाली जितनी भी फर्में होती हैं, 2, 5, 50, 60, उन सब की पूर्ति का योग होती है। एक बार शॉर्ट में रिपीट करें, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका जो एक फर्म की पूर्ति विभिन्न कीमतों पर की गई विभिन्न पूर्ति को दिखाए, और बाजार पूर्ति तालिका जो विभिन्न कीमतों पर उस बाजार की जितनी भी फर्म होती हैं उन सब का योग दर्शाए, वो कहलाती है हमारी बाजार पूर्ति तालिका। अब बात करते हैं पूर्ति वक्र की। पूर्ति वक्र क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो पूर्ति अनुसूची या तालिका को जब हम ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करते तो बन जाता हमारा पूर्ति वक्र। इसके द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध है वो प्रकट होता है। पूर्ति अनुसूची की तरह पूर्ति वक्र भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। अब बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या होता है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक फर्म या एक विक्रेता द्वारा की गई पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय या ग्राफिक प्रस्तुतिकरण है। भाई जो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका है जब उसको हम ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर दे तो हमारा कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। इसका ढलान नीचे से ऊपर के ढलान से ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। इसे निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। हमने वह तालिका बनाई थी कि 5 रुपये कीमत, 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये, उस पर जो पूर्ति की गई थी वो थी हमारी, हम पीछे जाके देखते हैं, पूर्ति थी हमारी 0, 10, 20, 30। पूर्ति हमारी थी 0, 10, 20 और 30। ये हमारी क्या थी? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। अब हम इसको एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर दें तो ये हमारी बन जाएगी क्या? पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। ये ग्राफ मैंने इसीलिए छोड़ रखा कि आपको लाइव बना के दिखाएंगे। ये हमने OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया यानी कि क्वांटिटी, और OY अक्ष पर हम दिखाते हैं कीमत यानी कि प्राइस। कीमत 5, 10, 20, मात्रा 10, 20, 30 और 40। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कीमत 5 पर पूर्ति 0, कीमत 5 पूर्ति 0, ये हमारा बिंदु आ गया। ये 10 कीमत पर हमारी पूर्ति 10, तो ये 10 कीमत पर पूर्ति हमारी 10। 15 कीमत पर 20 हमारी पूर्ति, ये कीमत 15 और पूर्ति 20, तो हम इस तरीके से इनके सामने का जो बिंदु है वो बना लेंगे। 20 कीमत पर हमारी पूर्ति हो जाएगी 30, 20 कीमत पर पूर्ति होगी हमारी 30। इन चारों बिंदुओं को जब हम एक सरल रेखा से मिला देते हैं तो हमारा पूर्ति वक्र आ जाता है जिसे हम नाम देते हैं SS। तो ये था हमारा पूर्ति वक्र, यानी कि पूर्ति तालिका को जब हम रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं तो हमारा कहलाता है पूर्ति वक्र। तो
यदि व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का ग्राफ बनाया तो वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, यदि बाजार पूर्ति तालिका का हमने ग्राफ बना दिया तो बन गया बाजार पूर्ति वक्र। अब इसकी रेखा चित्र की व्याख्या पढ़ते हैं। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को दर्शाया है, ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है। एस एस हमारा पूर्ति वक्र कहलाता है तथा इसका ढलान धनात्मक है। ये ढलान धनात्मक यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही पूर्ति भी हमारी बढ़ती जा रही। इससे ज्ञात होता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। अब एक यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे। रेखा चित्र में से यह भी ज्ञात होता है कि जब कीमत 5 रुपए या इससे कम होती है तो कोई भी विक्रेता वस्तु बेचने के लिए तैयार नहीं होता। जिस कीमत के नीचे विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार नहीं होता उसे सुरक्षित कीमत या न्यूनतम पूर्ति कीमत कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व प्राइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र बिल्कुल आसान, बिल्कुल उसी की तरह है कि बाजार पूर्ति वक्र क्या होता है। बाजार पूर्ति तालिका को हमने ग्राफ के रूप में रेखा चित्र में प्रस्तुत कर दिया तो बन गया बाजार पूर्ति वक्र। यह संपूर्ण उद्योग का पूर्ति वक्र भी होता है। अब इसको रेखा चित्र से बनाते, पहले हम बाजार तालिका बनाते हैं। बाजार तालिका, तो ये जो ग्राफ है थोड़ा 3 भागों में बनेगा। कीमत थी हमारी 5, 10, 15 और 20। फर्म ए की जो पूर्ति थी वो थी 0, 10, 20 और 30। फर्म बी की जो पूर्ति थी 0, 5, 10 और 15। इन दोनों का टोटल हमारा कहलाएगा बाजार पूर्ति तालिका। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। हम इसको 3 पार्टों में बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम फर्म ए का पूर्ति वक्र, तो बनाते हैं। वही हमारा ओ एक्स पर हम मात्रा को दर्शाएंगे, ओ वाई पर हम प्राइस को दर्शाते हैं, कीमत को दर्शाते हैं। तो कीमत है हमारी 5, 10 और 20। ये इसकी पूर्ति दिखाते हैं हम 10, 20 और 30। तो फर्म ए का 5 पर 0, तो ये 10 पर 10 कीमत पर 10, 15 कीमत पर 20 और 20 कीमत पर 30। तो ये हो गया हमारा फर्म ए का पूर्ति वक्र S1 और S1। अब बनाएंगे हम फर्म बी का पूर्ति वक्र। सारी चीजें वही रहेंगी। ओ एक्स पर हम मात्रा दर्शाते हैं, ओ वाई पर हम कीमत को दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्म बी का पूर्ति वक्र। इसका हमने नाम दे दिया S2। अब हम बनाएंगे मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट जो सप्लाई कर्व वो इन दोनों का योग होगा। ओ एक्स पर क्वांटिटी, ओ वाई पर हम दिखाते हैं प्राइस और 20। अब बाजार तालिका को देखेंगे। 5 कीमत पर ये है हमारा 0, तो 5 कीमत पर ये हो गया हमारा 0 पूर्ति। उसके बाद बाजार जो पूर्ति तालिका है उसमें हम देखेंगे कि जब कीमत 10 होती है तो बाजार की कुल पूर्ति 15। तो 10 कीमत पर बाजार पूर्ति 15, ये हो गया हमारा बाजार पूर्ति। इसको हम SM यानी ये मार्केट सप्लाई। यदि हम इनको ध्यान से देखें तो ये जो हमारा बाजार पूर्ति जो वक्र होता है वो हमारा इस फर्म ए और बी का समस्तरीय यानी कि उसी लेवल पर है। ये हम इन तीनों को एक ही लेवल में बनाएंगे इस तरीके से। जो बाजार पूर्ति यानी फर्म ए और फर्म बी को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन गया मार्केट सप्लाई कर्व यानी कि बाजार पूर्ति वक्र। रेखा चित्र में हमने 2 फर्मों ए और बी के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों को प्रकट किया है तथा इन दोनों का योग बाजार पूर्ति वक्र होता है। बाजार पूर्ति वक्र बाजार में किसी एक वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के पूर्ति वक्रों का समस्तरीय जोड़ होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ति फलन क्या होता है। अब हम ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्ति फलन क्या होता है। पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति
और उसके निर्धारक तत्वों के मध्य गणितीय संबंध को प्रकट करता है। अभी पूर्ति, किसी भी वस्तु की पूर्ति वो कई चीजों पर निर्भर करती है, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की जो पूर्ति है मुख्य रूप से फर्म के उद्देश्य, फर्म की कीमत, फर्मों की संख्या, उस बाजार में कितनी फर्में हैं, उत्पादन के साधनों की कीमत, भाई माल जो कच्चा माल है सस्ता है महंगा है, तकनीक की स्थिति और संभावित कीमत आदि कई तत्वों पर निर्भर करते हैं। तो पूर्ति फलन को हम निम्न समीकरण से स्पष्ट कर सकते हैं। तो सप्लाई ऑफ एक्स यानी एक्स वस्तु का जो सप्लाई वो किस पर डिपेंड करती है, वो फंक्शन होता है किसका, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि उस खुद की जो वस्तु खुद है उसकी कीमत। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, एन एफ का मतलब होता है फर्मों की संख्या, पी एफ, टी हो गया हमारा टेक्निक, ई एक्स हो गया एक्सपेक्टेड प्राइस, और जीपी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इस तरीके से जो हमारा सप्लाई कर्व हो कई चीजों पर निर्भर करता है। पेपर में ये टॉपिक 3 नंबर में पूछ लिया जाता है सवाल, किसी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, या पूर्ति फलन के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो बिंदु है वो हमारा किसी वस्तु की अपनी कीमत। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। यदि किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो उस वस्तु की पूर्ति भी घटती जाएगी। तो किसी वस्तु की अपनी कीमत का उस वस्तु की पूर्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अन्य वस्तुओं की कीमतें, यदि जो उस वस्तु से संबंधित जो अन्य कीमतें हैं उनकी कीमतों का भी पूर्ति की मात्रा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फर्मों की संख्या, बाजार में फर्म कितनी है, यदि फर्म बाजार में एक फर्म है तो उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी होती है वो कम होगी, तो बाजार में पूर्ति कम होगी। यदि बाजार में 50 फर्म है तो जाहिर है बाजार उस वस्तु की जो पूर्ति है वो ज्यादा हो जाएगी। फर्म का उद्देश्य, यदि फर्म का उद्देश्य है लाभ अधिक कमाना है, लाभ अधिकतम करना अगर फर्म का उद्देश्य है तो उस वस्तु की कम मात्रा का उत्पादन करेगी ताकि बाजार कीमत बढ़े और वो उस वस्तु की पूर्ति है वो कम रखेगी। यदि फर्म का उद्देश्य है बिक्री ज्यादा करना, बिक्री अधिकतम, ये फर्म के 2 उद्देश्य होते हैं, लाभ अधिकतम और बिक्री अधिकतम। यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री अधिकतम है तो उस वस्तु की ज्यादा से ज्यादा मात्रा बेचने का प्रयत्न करेगी। उत्पादन के साधनों की कीमत, भाई जो कच्चे माल की जो कीमत है, उत्पादन के जो साधन 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये जो 4 साधन है इनकी जो कीमत कम ज्यादा होने से भी पूर्ति की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। यदि उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादक के लिए उत्पादन करना महंगा हो जाएगा, उसकी पूर्ति है वो कम कर देगा। तकनीक में परिवर्तन, यदि कोई ऐसी तकनीक आ जाए जिससे भी कोई नई तकनीक आ जाए, एडवांस तकनीक आ जाए जिससे कम समय में कम लागत पर ज्यादा उत्पादन हो जाए तो क्या होगा, पूर्ति, बाजार में पूर्ति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत कोई ऐसी तकनीक हो जाए जो आउटडेटेड हो जाए और उपभोक्ता उस तकनीक से बना हुआ सामान ही नहीं खरीदे तो उसकी पूर्ति है वो कम हो जाएगी। भविष्य की संभावित कीमतें, जब उत्पादक भविष्य की कीमतों को जरूर देखता, अगर उसे लगा कि भाई 15 दिन बाद कीमत बढ़ जाएगी तो अभी वो पूर्ति है वो कम कर देगा और क्या सोचेगा, भाई 15 दिन बाद ज्यादा कीमत पर बेचूंगा ताकि मुझे ज्यादा लाभ हो। यदि उत्पादक को ये लगे कि भविष्य में कीमत कम हो जाएगी तो वर्तमान में ही वो उसकी पूर्ति बढ़ा देगा ताकि उसका स्टॉक है वो जल्दी से जल्दी अपना स्टॉक है वो फिनिश कर सके। और सबसे लास्ट बिंदु हमारा सरकारी नीति, जो सरकार की जो कर और अनुदान की नीति है उसका भी किसी वस्तु की पूर्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अनुदान की जो नीति होती है, यदि सरकार किसी वस्तु पर टैक्स लगा दे ज्यादा तो क्या होगा, उत्पादक की लागत बढ़ जाएगी, उस वस्तु की पूर्ति कम करेगा। यदि सरकार उत्पादक को तरह तरह की आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी दे अनुदान देती है तो उत्पादक के लिए क्या होगा, उत्पादन करना सस्ता हो जाएगा तो उस वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ा देगा। तो ये थे हमारे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। पूर्ति का नियम क्या होता है, अब तक हम पढ़ रहे थे पूर्ति पर, अब हम पढ़ रहे लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, अब हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर, ये हर एक सिद्धांत में आप पढ़ेंगे इस टर्म, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सेट्रिस पेरिबस, ये लैटिन भाषा का शब्द, इसका मतलब है अदर थिंग्स मे रिमेन
इक्वल, बाकी चीजें न बदलें। पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा अपनी कीमत के कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। ये कहलाता है हमारा पूर्ति का नियम। अब ये अन्य बातें का क्या होती हैं? अन्य बातें अभी जो हमने ये 8 पॉइंट पढ़े, ये होती है हमारी अन्य बातें। भाई सरकारी पॉलिसी ना बदले, फर्म का उद्देश्य ना बदले, यानी कि हमने सिर्फ 2 चीजों का अध्ययन कर रहे हैं हम। एक तो उस वस्तु की कीमत और एक उस वस्तु की पूर्ति। बाकी चीजें सारी सेम टू सेम रहेंगी। तो क्या होगा, अगर बाकी चीजें सेम रहे तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। अगर कीमत घटेगी तो उस वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। ये कहलाता है हमारा पूर्ति का नियम। अब हम करते हैं पूर्ति के नियम की मान्यताएं। मान्यताएं मतलब ये मान के चलता भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तभी ये सिद्धांत लागू होगा। तो पूर्ति के नियम की मुख्य मान्यताएं क्या क्या है? पहला, उत्पादन के कारकों की पूर्ति तथा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उत्पादन के 4 कारक पढ़े हमने या साधन पढ़े, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, न तो इनकी पूर्ति कम ज्यादा होनी चाहिए, न इनकी कीमत कम ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो अन्य वस्तु हैं उनकी कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और 5वां पॉइंट है, भविष्य की कीमतों में भी परिवर्तन की कोई संभावना है वो नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति के नियम के अपवाद। ये भी हमारा एक छोटा प्रश्न बनता है। जैसे मांग के नियम के अपवाद थे, वैसे ही हमारे पूर्ति के नियम के अपवाद हैं। पहला, प्राकृतिक तत्व। कृषि प्राकृतिक तत्व आधार, जैसे कृषि उत्पाद की वस्तुओं पर यह नियम दृढ़ता से लागू नहीं होता। कैसे? गेहूं की कीमत बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति कम रह सकती है यदि प्राकृतिक प्रकोप के कारण गेहूं का उत्पादन ही सीमित हुआ हो। भाई जो प्रकृति की जो चीजें उपलब्ध है उनकी पूर्ति को हम इच्छा अनुसार कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वो तो पूर्ति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ही होंगी। कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं की अधिक कीमत होने पर भी उनकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए महंगी कार, हीरे जवाहरात आदि। तीसरा होता, नाशवान वस्तुओं की कीमत कम हो जाए तो भी विक्रेता उसकी अधिक से अधिक मात्रा बेचने का प्रयत्न करते। क्यों? उसको पता है कि ये 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में ये चीज तेरी खराब हो जाएगी, फिर ये 1 रुपए की भी नहीं बिकेगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तु होते हैं, नाशवान होते हैं, जैसे फल, सब्जी, दूध इत्यादि, इनकी कम कीमत होगी तो भी इनकी जो मात्रा है वो ज्यादा बेचने का प्रयत्न करते हैं। तो ये थे हमारे पूर्ति के नियम के अपवाद। अब हम कर रहे हैं हमारी आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन। अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन से अभिप्राय है किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि या कमी होने से उस वस्तु की मात्रा में या पूर्ति में वृद्धि या कमी होने से है। भाई पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है? पूर्ति की मात्रा में कि उस वस्तु की अपनी कीमत घटने से उसकी पूर्ति घट जाए और उसकी अपनी कीमत बढ़ने से उसकी पूर्ति बढ़ जाए, तो वो कहलाता है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और इसका एक दूसरा नाम और भी है, ये विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे, इसे पूर्ति वक्र पर संचलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके विपरीत पूर्ति में परिवर्तन, भाई कंफ्यूज नहीं होना हमने, पूर्ति में परिवर्तन से अभिप्राय है वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त पूर्ति की अन्य निर्धारित तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में कमी या वृद्धि से है, कमी या वृद्धि से है। इसे पूर्ति वक्र में खिसकाव के रूप में जाना जाता है, यानी पूर्ति वक्र का खिसकना। इसे ये दो प्रकार का होता है, आगे की ओर खिसकाव और पीछे की ओर खिसकाव। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना इसमें। अगर किसी वस्तु की पूर्ति में चेंज होता है, किसकी वजह से? उसकी खुद की कीमत से। खुद की कीमत से किसी वस्तु की पूर्ति, भाई खुद की कीमत बढ़ गई तो पूर्ति बढ़ गई, और खुद की कीमत कम हो गई तो पूर्ति कम हो गई, तो वो कहलाएगा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और पूर्ति में परिवर्तन कब होता है? कीमत उतनी रहे, बाकी किसी तत्व में, जो हमने मांग के जो मान्यताएं पढ़ी थी, जो निर्धारक तत्व पढ़े थे, उनमें से किसी एक बिंदु में कमी या ज्यादा की वजह से अगर पूर्ति कम या ज्यादा हो जाती है तो पूर्ति में
परिवर्तन। अब थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं इसको। जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण इसकी पूर्ति में परिवर्तन हो जाए, अपनी कीमत पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो कहलाएगा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। उसे पूर्ति वक्र पर विभिन्न बिंदुओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे पूर्ति वक्र पर संचलन की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन भी कहा जाता है। किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होना पूर्ति का विस्तार कहलाता है। कीमत बढ़ गई, पूर्ति बढ़ गई तो कहलाएगा पूर्ति का विस्तार। और अपनी कीमत में कमी के कारण पूर्ति की मात्रा कम हो गई तो कहलाता पूर्ति का संकुचन। कीमत है 15 से 10 हो गई तो पूर्ति 30 से घटकर 20 हो गई। अगर पूर्ति बढ़े तो यह कहलाता है पूर्ति का विस्तार, और यदि पूर्ति कम हो जाए तो यह कहलाता है संकुचन। पूर्ति में परिवर्तन। इस स्थिति में नया पूर्ति वक्र प्रारंभिक पूर्ति वक्र के बाईं ओर ऊपर या दाईं ओर नीचे खिसक जाता है। पूर्ति वक्र का यह खिसकाव किसी वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहे पर उसकी पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जैसे तकनीक बदल जाए, भविष्य में कीमत की बढ़ जाए, सरकारी नीति बदल जाए तो उसकी वजह से उत्पन्न होता है। यह परिवर्तन पूर्ति के स्तर में परिवर्तन भी कहलाता है। इसके फलस्वरूप पूर्ति वक्र बाईं ओर या दाईं ओर खिसक जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को पूर्ति में वृद्धि या कमी के पूर्ति में कमी कहा जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है? कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होते हैं, यानी कीमत है वो उतनी ही रहती है, इस वजह से होता है पूर्ति में परिवर्तन अन्य तत्वों। पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का विस्तार क्या होता है? इसको बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से उसकी पूर्ति बढ़ जाए तो कहलाती है पूर्ति का विस्तार। भाई ये देखो, हम तालिका से देखें, कीमत 1 रुपये पर उस वस्तु की कीमत है, पूर्ति वो 1 इकाई थी। जब कीमत बढ़कर 5 इकाई हो गई, 5 रुपये हो गई तो उसकी पूर्ति बढ़कर 5 इकाई हो जाती है। तो कीमत में बढ़ने से क्या होगा? पूर्ति की मात्रा बढ़ गई तो ये कहलाएगा पूर्ति का विस्तार। अब इसको एक ग्राफ से दिखाते हैं हम। ये हमारा ओ एक्स अक्ष पर हमने दिखा दी क्वांटिटी, ओ वाई अक्ष पर हमने दिखा दिया प्राइस। ये हमने दिखा दिया 1, 2, 4 और 5। ये मात्रा 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब कीमत 1 तो पूर्ति की मात्रा है, कीमत 1 पूर्ति की मात्रा 1, तो ये हो गया हमारा बिंदु ए। कीमत 5 पर पूर्ति भी 5 की, कीमत 5 पर पूर्ति भी 5 हो गई, ये हो गया हमारा बिंदु बी। तो ये हो गया हमारा एस एस पूर्ति वक्र। तो स्टार्टिंग में क्या था? ये बिंदु ए था हमारा। यहाँ जब 1 रुपये कीमत पर उस वस्तु की 1 इकाई थी तो कीमत बढ़ गई तो बिंदु ए बढ़कर हमारा बी हो गया। तो बिंदु हमारा चलकर यहां से आ गया, तो ये क्या है? बिंदु बी पर आ गई हमारी पूर्ति। इसको हमें ऐसे दिखाएं तो ये हमारा ग्राफिक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा बिंदु ए से बिंदु बी तक सप्लाई का बढ़ जाना, ये कहलाता है पूर्ति का विस्तार। तालिका से ज्ञात होता है कि जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया है तो उसकी पूर्ति भी कितनी है? 1 आइसक्रीम। जब कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो पूर्ति का विस्तार भी कितना हो गया? 5 इकाई। अब बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र में आइसक्रीम की कीमत 1 तथा उसकी पूर्ति 1 को बिंदु ए द्वारा दर्शाइए, हमारा बिंदु ए है। इसके बाद जब कीमत बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई होगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़कर 5 इकाई है वो हो गई। इसे हमने किसे दर्शा दिया? बिंदु बी से। तो उत्पादक का पूर्ति वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? पूर्ति का विस्तार। बिंदु ए से ऊंचे बिंदु बी पर चलाया गया तो ये होगा हमारा पूर्ति का विस्तार। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति का संकुचन। ये विस्तार का उल्टा, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने से उसकी पूर्ति कम हो जाए तो इसे कहा जाता है पूर्ति का संकुचन। भाई कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर पूर्ति थी 5 इकाई थी, कीमत घटकर 1 इकाई हो गई, उसकी पूर्ति कितनी हो गई? 1 इकाई हो गई। तो कीमत में कमी के कारण उस वस्तु की मात्रा, पूर्ति की मात्रा कम हो जाना क्या कहलाता है? पूर्ति का संकुचन। इसको भी वही हम ग्राफ से दिखाएंगे। ये हमने ओ एक्स पर हमने दिखा दी क्वांटिटी, ओ वाई पर हमने दिखा दिया प्राइस।
प्राइस हमारा 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारी क्वांटिटी 1। प्रारंभिक में 5 रुपए कीमत पर 5 रुपए पूर्ति थी, तो 5 रुपए कीमत पर हमारी 5 पूर्ति थी। ये हमारा प्रारंभिक बिंदु आ गया ए। उसके बाद पूर्ति की वस्तु की कीमत कम हो गई, तो उसकी पूर्ति भी कम होकर 1 इकाई हो गई, तो 1 कीमत पर 1 सप्लाई। तो ये आ गया हमारा बिंदु बी। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें प्राप्त होता है हमारा पूर्ति वक्र यानी कि एस एस। अब क्या हुआ, उत्पादक प्रारंभ इस बिंदु पर था, वो कीमत कम होने से उसकी पूर्ति कम हो गई, तो अब कहाँ आ गया, वो बिंदु बी पर आ गया, नीचे की तरफ बिंदु पर आ गया। तो ये है हमारा पूर्ति का संकुचन। तालिका से ज्ञात होता है कि जब कीमत 5 है तो उसकी पूर्ति 5 है। जब कीमत कम होकर 1 इकाई हो जाती है तो आइसक्रीम की पूर्ति का संकुचन होकर 1 इकाई हो जाता है। रेखा चित्र में भी यही बात, प्रारंभिक जो कीमत 5 पर पूर्ति 5, और इसको हमने प्रकट किया बिंदु ए से। जब कीमत कम होकर 1 रुपया हो गई तो उसकी पूर्ति का संकुचन भी होके कितना हो गया, 1 इकाई हो गया, और इसको हमने दिखाया बिंदु 20 पर, बिंदु बी से, और उत्पादक बिंदु ए से कहाँ पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। तो एक पूर्ति वक्र के ऊंचे बिंदु से नीचे बिंदु पर पहुंचना क्या कहलाता है, पूर्ति का संकुचन। और पूर्ति का विस्तार उसका उल्टा होता है, भाई नीचे के बिंदु से ऊपर तक जाना ये कहलाता है विस्तार, और ऊंचे के बिंदु से नीचे की तरफ जाना वो कहलाता है संकुचन। तो ये थे हमारे पूर्ति का विस्तार और संकुचन। कि ज्यादा कीमत होने पर किसी वस्तु की पूर्ति है वो ज्यादा क्यों होती है। ऊंची कीमत पर किसी वस्तु की अधिक पूर्ति के 2 कारण होते हैं। पहला, अन्य बातें समान रहने पर ऊंची कीमत का अर्थ होता है ऊंचा लाभ यानी कि ज्यादा लाभ। इस वजह से जो उत्पादक है वो अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा अधिक से अधिक मात्रा बेचने के लिए प्रोत्साहित होता है। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राय घटते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि उत्पादन बढ़ने पर सीमांत लागत है वो बढ़ती जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, कीमत भी बढ़ जाती है यदि अधिक पूर्ति के लिए उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। अब शॉर्ट में रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। आज की क्लास में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा पूर्ति की धारणा, पूर्ति का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर क्या होता है। उसके बाद व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति, पूर्ति अनुसूची, और इसके प्रकार 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ति वक्र और इसके प्रकार। पूर्ति वक्र भी 2 थे, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। उसके बाद पूर्ति फलन को निर्धारित करने वाले तत्व, और उसके बाद पढ़ा हमने पूर्ति का नियम, इसकी मान्यताएं और उसके अपवाद। 3 अपवाद पढ़े थे हमने, कृषि उत्पाद, धीरे ज्वारात वाले यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, और तीसरा था नाशवान वस्तुएं। और लास्ट में हमने पढ़ा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। इसमें हमने पढ़ा पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की इकोनॉमिक्स लाइव क्लास। कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।